मैं शनाया गिल। मेरी फैमिली शिमला की सबसे बड़ी रिच फैमिलियों में से एक है। मेरे पापा ने 3 साल पहले क्या सोचकर मेरी शादी अहान नाम के एक गरीब लड़की से कर दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पापा ने मेरे लिए अहान को चुना था। मैं पहले पूरी तरह से शॉक में थी कि पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी पापा ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, पर आज तक अहान मुझे वो खुशी नहीं दे पाया जो मेरे पापा ने दी। मेरे घर के सभी लोग हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मेरी माँ हमेशा मुझे अहान से तलाक लेने की बात करती थी। और एक दिन मेरे पति जब सो रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनके मोबाइल पर एक कॉल आ गया। अहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही अहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे हैं आप? जवाब में अहान ने कहा, नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है। मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लाकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी अहान बीच में बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी अहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जी चाची, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंचाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन कट कर दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्दी अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो नहीं यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरे सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने अहान को पुकारा, अरे सुनो अहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, एक काम दामाद से। यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा अहान के दिल पर आके लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद आया था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी अहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसकी इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, ऐसे नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल आगे उसके हाथों में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए
उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी आहान को यह काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहान सबकी बातें सुन रहा था और फिर सामने लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन ही मन में बोला, इतनी बेइज्जती की बात भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसके पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। वो मैसेज पढ़ते हुए आहान मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया शनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद होना हो मगर आपको जरूर याद रहेगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूं। इतना सोचकर आहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहान ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हें पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से आहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही आहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटीज एंड सासुमा, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही आहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से आहान टकरा गया, जिससे आहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति दिखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी शनाया के केबिन से बाहर निकला था। वाहन पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाना का घर है। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकरी ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशी के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस आहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला ली। और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। शनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दे को गिरा दिया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, आप जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? आहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता ही रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल भी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया।
आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, जहां भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, और ये सब क्या? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो। शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। आहान ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए आहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं, बस मेरे हालात गलत हैं, मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझेंगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास होगा आपको। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी आहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काले रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया के सबसे अमीर कंपनी और राजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा और फिर उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और देखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने आहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में आहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वो आपको एशिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर आहान गुस्से में बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर विक्रम। आहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उन बातों को आप भूल जाइए। अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार है जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए मिस्टर विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर आहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर विक्रम बोला, आहान ने अपनी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन आहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, शनाया की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन शनाया का पता नहीं कि वो कब आए। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई मेरी, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था।
फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में आहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया, उसका फोन। तभी यामिनी जी ने कहा, फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर आहान ने कहा, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम उसे लेने गए थे। यामिनी जी ने पूछा। इस पर आहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे, एक अच्छे दामाद तो तुम बन न सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाओ। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा, मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा कि तभी बगल के एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आहान ने एक झटके से दरवाजा खुला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए। इससे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उसे उस पर सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेले छोड़ दूं। कहते हुए आहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो उस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आहान जल्द ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी, क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरस रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर आहान ने कहा, शनाया, आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक्स में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहां आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि मेरे साथ कल क्या हुआ था।
और अगर आप ये समझते हैं कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नजर घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वह हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त थे और अगर उसने फोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों में लगा लिया। कुछ देर तो वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। शनाया के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, शनाया, तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? शनाया, किसका फोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। दादाजी ने कहा कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर आहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई भी कंपनी से किसी को बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाया कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। आहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसी समझती, मगर दूसरों पर विश्वास करके आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देखकर देख लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और आहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हैं? क्या करेंगे आप? जवाब में आहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया से घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना था और इसे हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है। वही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। मैं शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नजर उठाकर शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। आहान और शनाया अब म्यूनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा
तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओ अप्रूवल के लिए आए हो? मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहां पहुंची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स उठकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? आहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मैंने ही ऐसा करने से मना किया था। आहान और शनाया ने पलटकर उस औरत को देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी, तुम यहाँ? जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ये मेरा पति है शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। इतने में शनाया बोल पड़ी, कामिनी, जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी, प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काट कर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर शनाया ने कहा, कामिनी, वो मेरी नासमझी थी, मैं आज भी इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। शनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कामिनी ने एक नजर आहान की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। शनाया ने गुस्से से भरी धीमी आवाज में कहा, कामिनी, तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी! शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे से बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, ओह, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ है? क्या वापस नहीं है तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे से उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था उसे। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर, मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है।
तभी वहां पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए। जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला जरूरी था ज्यादा। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर आहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूर कर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? आहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर शनाया रुंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहां से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य आहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरा ऐसे करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में आहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या, कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओ लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। आहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर आहान आगे बढ़ गया। जल्दी आहान शनाया को लेकर अब वापस घर जा चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आनंद के साथ आ जाना। ये सुनकर शनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर शनाया ने फोन रख दिया। आहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सा सख्त चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, अगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहां नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। आहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज आई, शनाया, ये शॉपकीपर कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये चल क्या रहा है? जवाब में शनाया ने कहा, मैं आहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर शनाया ने फोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था आहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये छोरी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है ना, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नजरों से शौर्य की तरफ देखा। शौर्य की बात सुनकर शगुन उसका चेहरा देखते रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नजर शनाया पर पड़ी, जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहां अकेला देखा तो वही उस तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो शनाया पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा, ये शनाया कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ये, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। तो उसने दूर से ही थोड़े ऊंची आवाज में कहा,
अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओ, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ, आखिर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपनी बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। शगुन की बात पर शौर्य ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में शनाया किसी और के साथ है। शगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहां शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का गिलास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना गिलास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओ कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने जबरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनकी जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। ये किस खानदान से है और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा? आज ये सब के बारे में बताएंगे। क्यों जीजाजी, बताइए ना। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और शगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान। गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, चुप। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहे हो। आपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी, हाँ, दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान, ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहने को तो आप शनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहां पर आकर बोली, आहान, ये हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो।
इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई। मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूं और मेरे रहते कोई भी शनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक शनाई है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है। अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसके साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहां आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा था वो सच था। और ये बात सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तो कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच नहीं बदला जा सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? इस पर शौर्य ने कहा, ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो बहुत सालों से शनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर शनाया ने उसे बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था, और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर आहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही आहान के मुंह से आवाज निकली, शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया, आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आनंद में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया आहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आंख लगी। आहान जल्द ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूर कर आहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लो।
जवाब में शनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूंगी। इतना कहकर शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि आहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। आहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। शनाया ने घूर कर उसे देखा तो आहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी जब उसने आहान के चेहरे की तरफ देखा। उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज आहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी आहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फोन था। आहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने फोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? आहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में गुस्से से आकर आहान को देखने लगी। शनाया आहान को खड़ी घूरी जा रही थी और जब आहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे आहान ने ही रखा था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। आहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में आहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद आहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी आहान ने शनाया की तरफ उसका सनग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उससे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर आहान ने बाइक स्टार्ट की। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो आहान ने पलट कर देखा। शनाया ने वापस कार उसकी जगह लगाई और आहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। आहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। आहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफेद रंग का टॉप डाला हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप चलेंगी या फिर किसी और का इंतजार है? आहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वो दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। मैं भागकर अस्पताल पहुंची और वहां पर पहुंचकर डॉक्टर से पता चला कि सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए भरने होंगे। मेरे पास इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम चुका पाना बहुत मुश्किल था। तभी अचानक मेरे फोन में किसी का कॉल आया। उस फोन कॉल में जो व्यक्ति था उसने बोला कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा। उसके लिए उसने मुझे 15 लाख रुपए देने का वादा किया था और मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। जब मैं उसके बताए एड्रेस पर पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। वहाँ पर बहुत बड़ा बंगला था जिसमें हजारों की तादाद में नौकर थे। तभी मेरी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वो करीब 50 साल का था, आंखों पर सन ग्लासेस थे। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे बोला, कैसी हो शनाया, रायजादा हाउस में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें 2 बातें बताना चाहता हूँ, अब तुम बताओ उनमें से पहले कौन सी सुनना पसंद करोगी, अच्छी
या बुरी? मैंने पहले अच्छी बात सुनने के लिए बोला। उन्होंने पहली बात बताई कि आहान कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि इस घर का वारिस है। और फिर उन्होंने जो दूसरी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या बताया था उन्होंने? आखिर आहान ने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? ऐसा क्या बताया था मेरे पापा ने जिसे सुनने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ